Hi guys, how are you? So my dear friends, we are going to start another chapter and this chapter is inflation. Inflation के बारे में पहले से भी आप थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन इन जनरल अगर सभी गुड्स के प्राइसेस, मान लो एवरेज प्राइसेस अगर ले लेते हैं और वो लगातार लंबे समय के लिए बढ़ते चले जाएं, बढ़ते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जाएं, तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो लगातार हर चीज का बढ़ गया। अब पता लगा कि हमें थोड़ी सी चीजों को लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर ऐसा फिनोमेना लंबे समय तक छाया रहे दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। तो इन्फ्लेशन कब आ जाता है दोस्तों? जब जनरल प्राइस लेवल में लगातार अपवर्ड मूवमेंट होती रहती है। यानी अगर मैं कहूं कि परसिस्टेंट यानी लगातार अपवर्ड मूवमेंट है प्राइस लेवल में, तो समझ लो कि ये इन्फ्लेशन की बात हो रही है, राइट। अब मैं ज्यादा पैसे देकर कम चीज ले पा रहा हूं, दैट मीन्स मेरी जो परचेजिंग पावर थी वो लगातार घटती जा रही है। सो देयर इज अ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर and rise in general price level. This is what is inflation. और इकोनॉमिस्ट का कहना है दोस्तों, अगर 5% से कम चल रहा है ना इन्फ्लेशन का रेट, लगातार 5% से नीचे बना हुआ है, तो चिंता वाली बात नहीं है। आप इस एवरेज को लंबे समय तक भी अगर लेकर चलेंगे तो इसे आप इन्फ्लेशन नहीं मान सकते। ऑन एन एवरेज इफ इट इज लेस देन 5%, तो आप इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर ये जनरल प्राइस लेवल हर साल 5% से ऊपर पता चला कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के, तो समझ लेना कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। सवाल ये आता है कि आखिरकार चीजों के प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? जब दोस्तों सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा। मान लो एक व्यक्ति के पास एक चीज है, एक कार है, और खरीदने वाले उसे 10 बैठे हैं, सबके पास पैसा है, तो क्या कहेगा? एक व्यक्ति का कि जी बताओ क्या प्राइस है इसका, वो बोलेगा जी इसका मिनिमम प्राइस 5 लाख है। दूसरा कहता है जी मैं इसके 6 लाख दूंगा। तीसरा कहता है मैं 7 लाख दूंगा। तीसरा 7 लाख पेट का तो 8वां आया, कहता जी मैं इसके 9 लाख दूंगा। बताओ क्या करोगे? चीजों के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि चीज हर एक को चाहिए। जो व्यक्ति लेने वाला है उसके पास पैसा बहुत है, इस कारण से कम चीज को खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि डिमांड जो है, डिमांड के कारण ये इन्फ्लेशन आ रहा है और डिमांड ही इन प्राइसेस को पुल करके ऊपर लेके जा रहा है, खींच रहा है उन्हें। तो इसका मतलब डिमांड, एक्सेसिव डिमांड हो जाने के कारण, विच इज मोर देन सप्लाई, लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। इसी कारण से ये इन्फ्लेशन हुआ। इसी कारण इसका जो नाम पड़ गया वो नाम बना डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बातचीत चल रही है। और यहां पर अगर हम इसे कहें कि ये क्या है, आप कहेंगे ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या है ये दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब अगर मैं इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करूं तो भैया आप समझ लीजिए कि सबसे पहले इंटरैक्शन जो हो रहा है फ्लो ऑफ मनी में और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसके कारण ही ये आया। इंटरैक्शन का मतलब क्या? कि मनी दिया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा रही है। और क्या बताया था मैंने? व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, यानी रिलेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड हमारी एक्सेस में है, सप्लाई उसकी कम है। इसी कारण से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को डिमांड पुल करके ऊपर ले जाती है। अब इस कारण से मनी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं। इसी कारणवश इसका नाम पड़ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द सप्लाई, प्राइसेस आर बाउंड टू राइज। वो तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। So this type of inflation is called demand pull inflation. अब डिमांड इसे पुल करके ऊपर ले जा रही है, राइट? डिमांड इसे पुल करके ऊपर ले जा रही है दोस्तों।
अगर डिमांड पुल कर रही है तो हमने इसका नाम दे दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन एक बात बताओ, अगर स्टील का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? स्टील की खरीदने की कॉस्ट मेरी बढ़ गई। मान लो मैं कारें बनाता हूं, तो भैया स्टील के कारण कार्स भी महंगी हो गई। अब कारें महंगी हुई तो भैया जो लोग कार्स चलाते हैं टैक्सी के रूप में, उसके फेयर भी बढ़ेंगे। अब कार के साथ साथ स्टील से हम और क्या क्या बना सकते हैं, न जाने कितनी चीजें, ट्रक्स बन गए, इतनी सब चीजें बनेंगी। उसको बनाने में फ्यूल भी ज्यादा लगेगा दोस्तों, हर चीज महंगी। ट्रक महंगे हो गए तो भैया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई है खाने पीने की चीजों से, खाने पीने की चीजें जब आएंगी वो भी हो गई बहुत महंगी। कपड़े पहनने हैं तो वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अगेन महंगा सब कुछ। सो अल्टीमेटली एक चीज के महंगे होने से जब ये चेन रिएक्शन होता है तो इसे बोलते हैं जी कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। कॉस्ट पुश कर रही है, इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। और तो यानी रॉ मटेरियल जब महंगा हुआ तो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स की भी, उसके भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब ये काम लगातार चलता रहेगा दोस्तों तो ये कहलाएगा कि कॉस्ट के द्वारा पुश किया गया ये इन्फ्लेशन है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो जब प्राइसेस परसिस्टेंटली राइज हो जस्ट ड्यू टू ग्रोइंग फैक्टर कॉस्ट, तब जाके ये हाल होता है। और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पैसा मांगने लग जाए, मान लो वेज अर्नर्स अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाए नहीं और अपने प्राइसेस बढ़ा दे, यानी अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए बात करें, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है उसको ये ज्यादा जो पैसा दिया वेज अर्नर्स को, वो तो उसे अल्टीमेटली किससे चार्ज करना है, उसे चार्ज करना है कस्टमर से वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, जाहिर सी बात है। सो अ राइज इन फैक्टर प्राइसेस लीड टू राइज इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अल्टीमेटली प्राइस लेवल बढ़ चला जाता है। और इसी कारण से हम इस स्पाइरल में फंस जाते हैं, एक चीज के कारण दूसरी चीज के प्राइस बढ़ गए, फिर बढ़ गए, ये स्पाइरल चलता चला जाता है। जैसे मैंने स्टील का एग्जांपल दिया दोस्तों, तो ये एक बार शुरू हो गया किसी इंडस्ट्री में तो ये दूसरी इंडस्ट्री को भी जाके टच करेगा। जैसे स्टील के प्राइसेस बढ़े तो भैया ऑटो इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, ऑटो इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे फर्क पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का फूड सेक्टर पे फर्क पड़ा, राइट। सो एक दूसरे के कारण इस पर जो है डायरेक्ट इंपैक्ट आता है दोस्तों। अब अगली बात करता हूं मैं, वही सेम बात, स्टील का एग्जांपल अगर मैं ले लूं और प्राइसेस को रेज कर दिया, व्हीकल्स को, मशीनें महंगी हो गई, जाहिर सी बात है मशीनें भी किससे बनती हैं, स्टील से बनती हैं भाई, और अल्टीमेटली इसका ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर भी असर पड़ेगा। अल्टीमेटली एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं, हार्वेस्टर्स यूज हो रहे हैं, ये भी सब महंगे हो गए, राइट। फूड और रॉ मटेरियल अल्टीमेटली कॉस्टली हुआ तो भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर हो गई, क्योंकि इसे भी खरीदना कस्टमर नहीं है। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई तो अब वेज अर्नर्स दोबारा बोलेंगे जी हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ, तो पता चला कि वो चीज महंगी खरीदने के लिए उनकी अब सैलरी बढ़ानी पड़ी। अब सैलरी अगेन जेब में से तो प्रोड्यूसर देगा नहीं, तो एक चीज को कंट्रोल करने के लिए पता लगा दूसरी चीज हाथ से निकल गई। सो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोस्तों बड़ी खतरनाक चीज है, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑफन प्रिसीड्स द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी डिमांड पहले आता है, डिमांड पुल, और उसके बाद कॉस्ट पुश ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो व्हेन द फॉर्मर सेट्स इन, यानी जब डिमांड पुल आएगा, डिमांड फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, विच विल ऑल्सो लीड टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स। तो एक चीज के इंपैक्ट से दूसरी चीज अफेक्ट हो रही है, और वो दोनों ही अल्टीमेटली क्या लेकर के जा रहे हैं, प्राइस लेवल को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। इसी तरह से एक और फिनोमेना है विच इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। क्या नाम दिया जाता है इसे, स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है, एक तरह से इन दोनों का, डिमांड पुल का और कॉस्ट पुश का
कंबाइंड फिनोमिना है, दोनों के कारण ही स्टैगफ्लेशन आता है, राइट? कैसे, आइए देखें। सो दिस इज अ कंबाइंड फिनोमिना बिटवीन दीज टू, और डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, सभी कंट्रीज में आपको ये स्टैगफ्लेशन देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन क्या है जहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाए, लो ग्रोथ रेट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? सैलरी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ता चला जाएगा, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, इनकम का हिस्सा घटा मान लो तो क्या होगा? वेज अर्नर्स शोर मचाएंगे, उनकी जेब में पैसा डाला तो वो हम कस्टमर से लेंगे, कस्टमर से लेंगे तो कस्टमर शोर मचाएगा। तो इस तरह से प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो गुड्स की प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही। अगर मैं कहूं कि प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ जाए, तब तो बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने एज अ वेज अर्नर अगर प्रोडक्शन ज्यादा की तो मैं ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं, इन्फ्लेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, नेशनल इनकम बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर सेम प्रोडक्शन लेवल पर आप कहोगे जी मार्केट में सारी चीजें महंगी हो गई हैं, उस महंगाई से लड़ने के लिए हमें हमारी सैलरी बढ़ा करके दो, तो भैया आप उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसा मांग रहे हो। दिस ब्रिंग्स इन्फ्लेशन, राइट? सो अब दो चीजों को मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। पता चला कि सैलरी तो बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ आई नहीं, राइट? अगर मैं देखूं मॉनेटरी टर्म्स में मनी तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल रियल इनकम जो है, रियल जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन जी, रियल प्रोडक्शन है, वो नहीं बढ़ी। जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी ज्यादा से ज्यादा, तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी? सो इन डेवलपिंग कंट्रीज व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट ड्यू टू हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर भैया सरकार को रोड्स भी बनाने पड़ेंगे, उसको सारे फ्लाईओवर्स ये सब बनाने पड़ेंगे, हेल्थ पर खर्चा करना पड़ेगा, राइट? एजुकेशन पर खर्चा करना पड़ेगा। तो सरकार अपनी जेब से खर्चा कर रही है और मुफ्त में सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर रही है, तभी तो डेवलप की ओर जा पाएंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, सरकार के द्वारा किया गया सारा एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर वो बढ़ जाए दोस्तों तो होगा क्या? उसके बढ़ जाने से सबकी जेब में पैसा तो जा रहा है, क्योंकि आज गवर्नमेंट आपके लिए रोड बनाने की बात करती है, तो जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करेगी उनकी जेब में पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। सो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है दोस्तों, वो लेवल यहां पर बढ़ जाता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहां से शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में अगर हमने इन्हें चेक नहीं किया, धीरे धीरे तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये इन्फ्लेशन का रेट 40%, 50%, 60, 100 यहां तक पहुंच गया। इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे हाइपर टेंशन हो जाती है ना, वैसे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में तो आप समझ लो जैसे घोड़े की दौड़ चल रही होती है, इन्फ्लेशन भी वैसे ही भाग रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि आपकी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से ग्रो कर रही है। इस स्लो रेट के कारण जो है आप इन्फ्लेशन से लड़ते रह जाते हैं, मगर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाते। अगर स्टैगफ्लेशन की बात करें इन इंडिया, तो इट हैज बीन इंटरप्रेटेड टू मीन दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्लोली और स्टैग्नेटिंग। स्टैग्नेशन आ गया, धीरे 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 बढ़ रही है। या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या कांस्टेंट हो चुका है, या फिर ये नीचे गिरना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी आ रहा है। जब ये दो चीजें कंबाइन हो जाती है ना दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो, प्रोडक्शन कम हो, साथ में जुड़ जाए हाई प्राइसेस, तो समझ लेना स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई। 1991 में बहुत जबरदस्त बजट डेफिसिट्स थे। ऊपर से जो गल्फ वॉर हुई 1991 में, उसके कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत महंगी हो गई। उस कारण से हुआ क्या, जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स थे वो भी एकदम शूट अप कर गए। तो उस दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई नहीं, प्रोडक्शन कम हुई, लेकिन प्राइसेस जो है आसमान छूने लगे। तो वो जो एक वक्त था वो था स्टैगफ्लेशन। तो इंडिया ने स्टैगफ्लेशन को भी एक्सपीरियंस किया।
So, along with high inflation rate of industrial and economic growth, this was very low. अब इस कारण से 91 से 94 का जो ये समय था दोस्तों, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन में प्राइसेस राइज हो रहे हैं, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होती, वो भी स्लो हो जाती है. दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? अच्छा, डिफ्लेशन इसका बिल्कुल रिवर्स है. प्राइसेस लगातार गिरते चले जा रहे हैं, डिमांड है ही नहीं. 10 लोग सामान बेचने के लिए लेकर खड़े और कोई कह रहा है भैया मुझे नहीं खरीदना. अच्छा भाई कम में ले लो, नहीं मुझे नहीं खरीदना. अच्छा और कम में ले लो, नहीं लेना, डिमांड है ही नहीं. तो फिर आपकी अगर प्रोडक्शन की हुई है, उस चीज को बेचना बेहद मुश्किल है. तो क्या अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या और काम लेकर के ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे? कभी भी नहीं. तो पोजीशन वो आ जाती है यहां पर कि अब ये जो प्रोड्यूसर है ये प्रोडक्शन करना बंद कर देता है और सब लोगों को क्या कर देता है, अनएम्प्लॉयड, कि भैया मेरे तो माल बिक ही नहीं रहा. और जब मेरा माल बिक ही नहीं रहा तो पोजीशन वो आ जाती है कि अब प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, वो भी लगातार कर रहे हैं. सो दिस इज कंटिन्यूअस फॉल इन द प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल, और अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ फैल जाती है. बेहद खराब स्थिति है दोस्तों. ये इन्फ्लेशन से कहीं गुना बेकार स्थिति होती है, क्योंकि यहां बिल्कुल भी काम मिलता ही नहीं है. सो जस्ट ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन, दिस वी हैव स्टडीड, विच इज डिफ्लेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार ये इन्फ्लेशन हुआ तो क्यों हुआ, उसके कॉजेज को जानेंगे, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे. फिलहाल इस सेशन को समाप्त करने का समय हो गया. फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.